तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के पीवाईक्यू जो पिछले 7 वर्षों में पूछे जा चुके हैं, जिसमें कुछ रिपीटेड प्रश्न भी हैं, उनको भी देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 65वें बीपीएससी का जो इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न था उसको सेट कंफर्म किया था हमने, और ये हमारा 66वां बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको समावेशित किया है इसमें। देखें जो पहला प्रश्न है कि परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, या मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, या संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, या इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो पित्रा ड्यूरा है या परचिनकारी है, यह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। मतलब एक जड़ाई का काम है। इसमें क्या है कि रंग बिरंगे कीमती और अर्धकीमती रत्नों को बहुत ही बारीकी से तराश कर संगमरमर में जो गड्ढे या जो खांच खोदे जाते हैं उनमें इस तरह से फिट किया जाता है कि सतह बिल्कुल सपाट और एक जैसी दिखाई देती है। आप ये इमेज देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और भारत में इस कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है ताजमहल है, और इसके अलावा आगरे में ही स्थित इत्मादुद्दौला का मकबरा है। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले में शाहजहां के सिंहासन के पीछे भी इसका प्रयोग किया गया है। और दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। अब पूछ रहा है कि चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो मुगल काल में चित्रकारी के लिए कारखाना जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि चित्रकला का विकास जो है हुमायूं के समय से ही हो गया था। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, अकबर। तो जैसा कि बताया आपको कि भारतीय मुगल चित्रकला का उदय जो है हुमायूं के शासनकाल में ही हो गया था। और जब ये निर्वासन से भारत वापस लौटे तो अपने साथ 2 प्रख्यात फारसी कलाकार लाए, जिनका नाम मीर सैयद अली था और अब्दुल समद। इन दोनों को अपने साथ लाए। फिर क्या हुआ, इसके बाद अकबर का शासनकाल आता है तो इन्होंने मुगल चित्रकला में काफ़ी प्रगति हुई। इस समय ये चित्र आमतौर पर महाभारत, रामायण और फारसी महाकाव्यों पर आधारित थे, जो कि अकबर का उनका झुकाव इसकी तरफ ज़्यादा था। इसकी वजह से चित्रों में इनका प्रभाव दिखता है। इसके अलावा अकबर के द्वारा चित्रकला के लिए एक विभाग की स्थापना भी की गई और कारखाना की अवधारणा की शुरुआत हुई। तो कारखानों में भारतीय चित्रकार भी होते थे, इसलिए चित्रों में भारतीय प्रभाव दिखते हैं। अब अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों की बात कर लें तो इसमें मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल समद और मुकुंद जैसे चित्रकार थे। इसके अलावा आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का वर्णन किया गया है। और ये जो अकबर के द्वारा सबसे पहली जो पेंटिंग परियोजना चालू की गई थी उसमें से तूतीनामा महत्वपूर्ण है, जो 52 भागों में विभाजित थी। इसके अलावा अकबर के समय में ही पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे सही विकल्प अकबर हो जाएगा। अब चूंकि क्या है कि बिहार पीएससी भी थोड़ा सा डाइवर्टेड क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहें। अगला तीसरा प्रश्न देखें हम। तीसरा प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, या डाउल गवर्नमेंट, द्वैध प्रशासन किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, या फिर कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था और 1772 तक ये चला था। 1772 में ये ख़त्म हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें, इससे पहले ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं। इनके द्वारा दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी, दोहरी सरकार की, यानी कि दोहरी सरकार की व्यवस्था चालू की गई थी, जिससे बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी हद तक बदल गई। इसमें क्या था कि इस दोहरी शासन प्रणाली में बंगाल के शासन को दीवानी और निजामत में बांटा गया था। तो जो दीवानी व्यवस्था था
दीवानी व्यवस्था में ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा राजस्व की संग्रह की जाती थी और कोई भी जिम्मेदारी इनके पास नहीं था। वहीं निजामत की बात करें तो निजामत जो था उसके तहत नवाब के अधीन कानून और व्यवस्था का देखरेख था। पूरा कानून राज का संभालना निजामत के अंतर्गत होता था और वह नवाब करता था। इस तरह से देखा जाए तो बंगाल जो है द्वैत शासन के प्रभाव में आकर दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, तो पूरा का पूरा फायदा उनको हुआ और जो नवाब थे वो और उनको नुकसान होता गया। और बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है, बंगाल के नवाब मीर कासिम उनके साथ दिया था, मतलब अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के द्वारा मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है। फिर इसके बाद इलाहाबाद की संधि सन 1765 में होती है, जिसके तहत रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत करता है। अब इलाहाबाद की संधि 1765 से क्लाइव को बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा ये भी बात कर लें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या ऐसा था, या फिर मतलब जानबूझकर या मजबूरी से द्वैत शासन व्यवस्था को अपनाया, इसका क्या कारण था। तो दोनों व्यवस्था मतलब दोनों चीज़ था, जानबूझकर भी अपनाया और मजबूरी भी था। मजबूरी ये था कि उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं था, यानी कि उनका जो प्रशासनिक अनुभव था वो सीमित था। इसके अलावा वो उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे कि भाई लोगों पर खर्च करना पड़े। और जो यूरोपीय देश थे उस समय जो विरोध होता उसको टालने के लिए भी ये किया गया था। अब बात कर लें थोड़ा सा वारेन हेस्टिंग्स की, तो ये वो व्यक्ति हैं जो बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं 1773 से 1785 ईस्वी तक, और दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था को समाप्त करने का काम करते हैं वारेन हेस्टिंग्स, है ना। और बंगाल में इन्होंने काफ़ी सुधार भी किया। प्रशासनिक सुधार में ये था कि जो द्वैध प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया। 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्व प्रबंधन में मतलब राजस्व प्रबंधन को केंद्रीकृत करने के लिए 1772 ईस्वी में कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने राजधानी को कलकत्ता स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी जो पहले मुर्शिदाबाद में थी उसको इन्होंने कलकत्ता स्थानांतरित किया। इसके अलावा न्यायिक सुधार भी इन्होंने किया, और सबसे बड़ा काम ये था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इनके समय में ही हुई 1774 ईस्वी में। और ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई यह 1773 के विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही आया। इसके अलावा इसके द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में की गई। साथ ही साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, जिसमें एशियाई भाषाओं, इतिहास और संस्कृति के अनुसंधान के लिए किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था, यानी कि सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला चौथा नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो जो 1893 का शिकागो में धर्म संसद आयोजित हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। ये 65वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, और स्वराज पार्टी जो है लगभग बीपीएससी हर साल पूछता है या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और छठवां प्रश्न कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था की रचना किसने की थी। तो नील दर्पण की रचना जो है दीनबंधु मित्रा के द्वारा की जाती है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्रा। अगला सातवां प्रश्न कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ये जो वांडीवास का युद्ध था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था 1760 में, मतलब 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। और इसमें
वांडीवास यानी कि फ्रांसीसियों का वास हो गया था। फ्रांसीसी यहाँ से फिर ख़त्म हो गए थे, यानी कि वो इसके बाद भारत में एक सैन्य शक्ति नहीं रह गए थे, इनका पूरा वास हो जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, फ्रांसीसी। अब जैसा कि बताया 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। दक्षिण भारत में एक निर्णायक सैन्य संघर्ष था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय शक्ति संतुलन को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था, जो कि वैश्विक 7 वर्षीय युद्ध का एक हिस्सा था। यानी कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटिश 7 साल से लड़ रहे थे, ये उसका एक हिस्सा था। और अगर हम बात करें कि वांडीवास का युद्ध, तो ब्रिटिश की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूड थे, और फ्रांस की तरफ से काउंट थॉमस आर्थर डी लाली सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, फ्रांसीसी हार जाती हैं। और ये जो युद्ध है असल में कोरोमंडल तट से कुछ दूरी पर एक किलेबंद शहर जिसका नाम वंदावासी है, वंदावासी, जिसे अंग्रेजी में वांडीवास कहा जाता था, तो वंदावासी के पास हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही युद्ध, मतलब इस युद्ध में सैनिकों की संख्या लगभग बराबर थी। इसके बाद भी जो फ्रांसीसी सेना है वो हार गई थी। तो इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रांसीसी कंपनी से श्रेष्ठ थी। और इस जीत ने भारत में ब्रिटिशों के अंतिम गंभीर यूरोपीय प्रतिद्वंदी का सफाया कर दिया, और पूरे तरीके से भारत पर जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थी उनका प्रादुर्भाव समाप्त हो गया। और यह जो युद्ध था वांडीवास का युद्ध, ये पेरिस की संधि 1763 से औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। तो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का जो आरंभ होता है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से होता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो जो कोल विद्रोह है ये झारखंड या जो अपना झारखंड क्षेत्र में हुआ था, या कहें कि नागपुर के पठार क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, सिंहभूम। इसके अन्य नेता की अगर हम बात करें बुद्धो भगत के अलावा, तो वो जोवा भगत थे, झिंद्राई मनकी थी, और मदारा महतो थे। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सिंहभूम। 10वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के नेतृत्व का नेतृत्व किसने किया था। तो सही विकल्प यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाएंगे, बाबू कुंवर सिंह। क्योंकि और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये, कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सही विकल्प यहाँ पे सी, कुंवर सिंह। और अगला 11वां प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो गांधी जी को इनके बारे में राजकुमार शुक्ल ने बताया था। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अगला 12वां प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन महाजनपद मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह राजगृह या गिरिव्रज थी। तो पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो यहाँ पे इनमें विकल्प है ही नहीं, तो सही विकल्प यहाँ पे ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये जो पाटलिपुत्र है यह बाद में बना था जब अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था तब। तो सही विकल्प यहाँ पे ई, है ना। अगला 13वां प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। स्वामी सहजानंद स्वामी सहजानंद से संबंधित हर साल बीपीएससी सवाल पूछता है, 65वीं बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया था। तो जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। तो चंपारण
सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो उन्होंने बिहार में किया था, जहाँ पे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जो जूते हुए खेतों के निशान जो हैं ये कालीबंगन या कालीबंगा में मिले हैं, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, कालीबंगन। और ये जगह जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन या काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली थी और यहीं से ये जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। और इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि इन खेतों में दो फसलें एक साथ उगाई जाती थीं और जुताई के लिए लकड़ी के हलों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला 16वां प्रश्न है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है, लेकिन बौद्ध धर्म में है बुद्ध धम्म, वह कुछ अलग पर्सपेक्टिव में है। लेकिन जो जैन धर्म में है जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, असल में ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की बात कर रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जैन धर्म, है ना। अगला 17वां प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो है यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के द्वारा कराया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, कनिष्क। और अगला 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अब भारतीय 6 दर्शन है, षड दर्शन, जिसमें 4 दर्शन जो है आस्तिक हैं, 2 नास्तिक हैं। तो ये जो वैशेषिक दर्शन है इसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और वैशेषिक दर्शन की बात करें तो इसकी खोज जो है महर्षि कणादनिक के द्वारा की गई थी। अब उनके नाम में ही कण है ना। तो सही विकल्प, जब ध्यान दीजिएगा मतलब याद रखिएगा कि परमाणु की खोज भारतीय संस्कृति में कण के द्वारा की गई थी, मतलब कणाद, महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद का संबंध जो है वैशेषिक दर्शन से है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी रक्त एवं लौह की नीति। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला 20वां प्रश्न है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय प्रशासन के लिए मध्यकालीन भारत में चोल जो साम्राज्य था वह व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, चोल। अगला 21वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बांकीपुर में रखा गया था 1912 में। तो बांकीपुर पटना में स्थित है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, पटना। अगला 22वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक जयप्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बी विकल्प। अगला 23वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? देख रहे हैं, ये 66वां बीपीएससी का प्रश्न है। तो गांधी जी ने भावनगर में पढ़ा था असल में, सामलदास कॉलेज भावनगर, गुजरात में। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, सामलदास कॉलेज भावनगर। अगला 24वां नंबर प्रश्न कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। इनमें से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो देखिए, नाना साहब ने कानपुर से लड़ा था, सही है। बेगम हजरत महल ये भी लड़ी थी लखनऊ से, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह भी लड़े थे। और वहीं बेगम जीनत महल की बात करें तो ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था 1857 क्रांति में। तो यहाँ पे एक से अधिक है, इसलिए सही विकल्प ई हो जाएगा, एक से अधिक। और अगला और अंतिम भी प्रश्न है हमारा ये कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था?
तो इन्होंने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में यह कहा था कि हमें एक ऐसा कार दिया गया है जिसमें जो भी है सब ब्रेक है, इंजन है ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।